छत्तीसगढ़ में नक्सलियों के खिलाफ लगातार कार्रवाई जारी है। सुकमा जिले में नक्सलियों के खिलाफ सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता मिली है। सुरक्षा बलों ने 1-1 लाख के 2 इनामी समेत 7 नक्सलियों को गिरफ्तार किया है। इन दोनों नक्सलियों के पास से भारी मात्रा में विस्फोटक सामग्री भी बरामद की गई है। तो देखिए, जहां अब छत्तीसगढ़ उस पथ पर चल पड़ा है कि नक्सलवाद का खात्मा करना है, तो उसी सिलसिले में ये बड़ी कार्रवाई, ये बड़ी कामयाबी सुरक्षा बलों के हाथ लगी है, जहां सुरक्षा बलों ने 1-1 लाख के 2 इनामी समेत 7 नक्सलियों को गिरफ्तार किया है। और इन दोनों ही नक्सलियों के पास से भारी मात्रा में विस्फोटक सामग्री भी बरामद की गई है। और अब इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ फोन कॉल पर जुड़ गए हैं मेरे सहयोगी शहनवाज खान। शहनवाज, ये बड़ी कामयाबी सुरक्षा कर्मियों के हाथ लगती हुई नजर आ रही है। जी बिल्कुल, बता दें अंजलि की जो डीकेएमएस का अध्यक्ष है हिमला भीमा, जिसके ऊपर पुलिस प्रशासन द्वारा 1 लाख रुपए का नगद इनाम रखा गया था, और साथ ही डीकेएमएस का दूसरा जो एक सदस्य था माडवी बोज्जा, जिसके ऊपर भी 1 लाख रुपए का इनाम था। ऐसे 2 जो बड़े कैडर्स के नेता थे, जो आदिवासी नेता नक्सली नेता थे, जिनके ऊपर 1-1 लाख का इनाम घोषित था, इनको जो है सूचना मिलने पर जगरगुंडा थाना क्षेत्र अंतर्गत जवान जो है सुरक्षा बल के जवान जो है सर्चिंग पे निकले थे, जिसके बाद इनको पकड़ा गया। पकड़ने के बाद इनका जब पूछताछ जारी किया, इनकी जब पहचान की गई, तो ये हार्डकोर नक्सली निकले, जिसके ऊपर 2 लाख का इनाम था, 1-1 लाख का इनाम था। साथ ही इनके जो 7 सदस्य थे, उनको भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। तो कहीं ना कहीं सुकमा जिले में जो नक्सलियों की जो कहानी है वो खत्म होते दिख रही है, क्योंकि किस प्रकार से लगातार नक्सलियों का आत्मसमर्पण हो रहा है, नक्सलियों की गिरफ्तारी हो रही है, और कई मुठभेड़ हो रही है जिसमें नक्सली मारे जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं पुलिस जो है नक्सलियों पे हावी होते तो ये अच्छी खबर निकलकर सामने आ रही है। नक्सलवाद का खात्मा छत्तीसगढ़ उस तरफ बढ़ रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। देखिए, मध्य प्रदेश में चौथे चरण में 8 सीटों पर वोटिंग होनी है। ये सीटें मालवा और निमाड़ की है। तो राज्य में सियासी तौर पर पूरा फोकस इन दिनों मालवा और निमाड़ पर है। डॉक्टर मोहन यादव भी इस अंचल में तूफानी प्रचार कर रहे हैं। आज सीएम खंडवा, खरगोन, देवास में प्रचार से लेकर रोड शो करेंगे। सीएम खंडवा लोकसभा क्षेत्र के भीकनगांव विधानसभा के हेला पड़ाव में जनसभा करेंगे। सीएम खरगोन लोकसभा क्षेत्र के निवाली में जनसभा करेंगे, और फिर सीएम शाम में देवास में जनसभा और रोड शो भी करने वाले हैं। तो आज सीएम डॉक्टर मोहन यादव खंडवा, खरगोन, देवास में ताबड़तोड़ प्रचार प्रसार करते हुए दिखेंगे। आपको बता दूं, चौथे चरण का मतदान बचता है, 13 मई को किया जाएगा। 8 सीटें मध्य प्रदेश की बची है, और उसके बाद चौथे चरण के बाद संपन्न हो जाएगा मध्य प्रदेश की सभी 29 सीटों पर लोकसभा चुनाव में मतदान की प्रक्रिया। और इसी सिलसिले में आज सीएम डॉक्टर मोहन यादव खंडवा, खरगोन, देवास को साधते हुए नजर आएंगे। तो वहीं बात करूं अगर मैं छत्तीसगढ़ की, तो छत्तीसगढ़ के नेता लगातार ओडिशा में प्रचार करने जा रहे हैं। सीएम विष्णुदेव साय आज भी ओडिशा में धुआंधार प्रचार करेंगे। सीएम आज ओडिशा के कोरापुट में 3 सभाओं को संबोधित करेंगे। कल भी वो ओडिशा दौरे पर थे, और आज भी उनका ओडिशा मिशन ओडिशा है। तो डिप्टी सीएम अरुण साव की अगर मैं बात करूं, तो डिप्टी सीएम अरुण साव प्रचार के लिए ओडिशा में रहने वाले हैं। आज से अगले 3 दिनों तक अरुण साव ओडिशा में प्रचार प्रसार करेंगे, जहां वो अलग अलग सीटों पर जाएंगे। इससे पहले छत्तीसगढ़ बीजेपी के अध्यक्ष किरण सिंहदेव भी ओडिशा के दौरे पर है, 4 दिवसीय दौरे पर है। तो भारतीय जनता पार्टी के आला नेता अब मिशन ओडिशा पर है। ओडिशा में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं, और इसी सिलसिले में अब छत्तीसगढ़ के आला नेताओं का फोकस ओडिशा में है। तीसरे दौर के मतदान के बाद छत्तीसगढ़ में अब चुनाव खत्म हो गए हैं, मगर प्रदेश के दोनों दलों के नेताओं का काम खत्म नहीं हुआ है। छत्तीसगढ़ के नेताओं को पड़ोसी प्रदेश में चुनाव प्रचार के काम में लगा दिया गया है। अब चुनौती बड़ी है इन नेताओं की, जिनको ओडिशा में नवीन पटनायक की पार्टी को चुनौती देनी है। कैसे चुनौती देंगे, देखिए इस रिपोर्ट पे। छत्तीसगढ़ में 11 सीटों पर हुए मतदान के बाद अब बीजेपी और कांग्रेस के नेताओं को नई जिम्मेदारियां भी मिल गई हैं। दोनों ही पार्टियों के नेता अब पड़ोसी राज्य उड़ीसा में भी अपना चुनावी जौहर दिखाते नजर आएंगे। उड़ीसा इसलिए भी खास है क्योंकि यहाँ लोकसभा चुनाव के साथ ही विधानसभा चुनाव भी चल रहे हैं, और 20 सालों से उड़ीसा में नवीन पटनायक की सरकार है। ऐसे में अब बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियों की कोशिश ज़्यादा से ज़्यादा सीटें हासिल करने की है। छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने उड़ीसा में मोर्चा संभाला हुआ है, तो मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने भी कोटपाड़, उमेरकोटे में चुनावी सभाएं की। इसके अलावा डिप्टी सीएम अरुण साव नुआपाड़ा में प्रचार करेंगे।
11 मई को बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव कई इलाकों में बैठकें और कार्यक्रम में शामिल होंगे। अब जरा वजह जान लीजिए कि आखिर क्यों छत्तीसगढ़ के नेताओं को ओडिशा में चुनाव प्रचार के लिए भेजा जा रहा है। ओडिशा के कई इलाके छत्तीसगढ़ से लगे हैं। पूर्ववर्ती इलाके में छत्तीसगढ़ का प्रभाव है। दोनों ही राज्यों में सांस्कृतिक समानता भी है। दोनों ही राज्यों के लोगों की आवाजाही ज्यादा है। छत्तीसगढ़ में चुनाव संपन्न हो चुके हैं, इसके बाद उड़ीसा में चुनाव होने हैं। तो जब छत्तीसगढ़ प्रदेश जो है उड़ीसा के पूरे आधे क्षेत्र से लगा हुआ प्रदेश है और छत्तीसगढ़ के एक अलग प्रभाव भी है उड़ीसा के जो पूर्ववर्ती इलाके हैं वहाँ, तो इस को देखते हुए छत्तीसगढ़ के तमाम नेता, माननीय मुख्यमंत्री जी से लेकर मंत्रियों तक का और माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी से वरिष्ठ नेताओं का भी वहाँ पर प्रवास है, ताकि वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के जो भी प्रत्याशी खड़े हैं उनका सहयोग कर सके। इस वहीं कांग्रेस के संगठन महामंत्री मलकीत सिंह गौदू का कहना है कि जिन जिन जगहों पर प्रदेश के नेताओं की मांग हो रही है वहां पार्टी के नेता प्रचार करने जा रहे हैं। कल जो है हमारा 7 लोकसभा का चुनाव कल ख़त्म हुआ और आज हमारे सारे नेता जो हैं वो उड़ीसा में जहाँ जहाँ डिमांड आ रही है, जहाँ जहाँ प्रत्याशियों का, जहाँ जहाँ हमारे पार्टी फोरम अपने पार्टी से जहाँ भी जिनकी बात आ रही है वो जाके वहाँ चुनाव प्रचार कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ के नेता उड़ीसा के दौरे पर चल पड़े हैं, लेकिन उड़ीसा के चुनाव में कितना असरदार होंगे और अपनी अपनी पार्टी के लिए कितना माहौल बना पाएंगे, ये देखने वाली बात होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज़। देखिए, कवर्धा में नक्सलियों से निपटने और आपराधिक मामलों को कम करने के लिए प्रशासन अलर्ट मोड पर है। जिले के गांवों में 4 नए कैंप बनाए जा रहे हैं। ये कैंप समनापुर, कुमान, बहना खोदरा, माराड़, बड़ा में बनाए जाएंगे और गृह मंत्री विजय शर्मा ने इसकी जानकारी खुद दी है। के नए कैंप के बनाने के काम नई सरकार के साथ शुरू हो गए हैं। इन सभी कैंपों के माध्यम से नक्सलिज्म को इधर इस क्षेत्र में कवर्धा जिला कबीरधाम के क्षेत्र में बढ़ने से रोका जाएगा। उनका जो मूवमेंट इधर से है उस पर भी लगाम लगेगा और अनावश्यक तौर पर जब कहीं और दबाव बढ़ता है तो यहाँ से आकर के गुजर कर गाँव वालों को कुछ परेशान करना और इस तरीके की गतिविधियाँ होती हैं, उन सब बातों से यह स्थान सुरक्षित हो, इसके लिए इन सारे कैंपों को खोला जा गया है और आने वाले समय में और कैंप खोले जाएंगे। तो वहीं इंदौर से एक दुखद खबर सामने आ रही है। इंदौर में बीजेपी के वरिष्ठ नेता गोविंद मालू का निधन। बीजेपी के पूर्व प्रदेश मीडिया प्रभारी थे गोविंद मालू, खनिज विकास निगम के पूर्व उपाध्यक्ष भी थे गोविंद मालू। और साथ ही साथ ये जानकारी भी मैं आपको देना चाहूंगी कि गोविंद मालू ने धार में हमारे खास प्रोग्राम लोकसभा में भी शिरकत की थी, वहां भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखा था। तो बीजेपी के दिग्गज नेता, उनका निधन बेहद दुखद। देश भर में गर्मी का प्रकोप जारी है। ऐसे में मध्य प्रदेश की बात कर लेते हैं। मध्य प्रदेश में कहीं लू का अलर्ट तो कहीं बारिश का अनुमान जताया जा रहा है। गुना, अशोकनगर, शिवपुरी, दतिया में लू का अलर्ट जारी कर दिया गया है। वहीं भिंड, मुरैना, पन्ना, दमोह, सागर, छतरपुर में भी लू का अलर्ट जारी कर दिया गया है मौसम विभाग की तरफ से। सीहोर, नर्मदापुरम, बैतूल, हरदा, धार में बारिश का अनुमान है। इंदौर, देवास, अनूपपुर, शहडोल, उमरिया की अगर मैं बात करूं तो वहां भी बारिश की संभावना जताई जा रही है। ये लेटेस्ट अपडेट मौसम से संबंधित निकलकर सामने आ रही है, जहां मध्य प्रदेश में कहीं लू का अलर्ट तो कहीं बारिश का अनुमान जताया जा रहा है मौसम विभाग की तरफ से। और अब इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए हैं मेरे सहयोगी विवेक पांडे। विवेक, मौसम के लिहाज से क्या कुछ अपडेट्स है मध्य प्रदेश की, हम बात कर लेते हैं। देखिए, मध्य प्रदेश में 2 सिस्टम एक्टिवेट हैं। एक तो बंगाल की खाड़ी से आने वाली ट्रफ लाइन है जो भोपाल के आसपास जो इलाका है वहाँ बारिश होने की संभावना है, और दूसरा जो उत्तर प्रदेश और राजस्थान से लगा हुआ इलाका है जो बुंदेलखंड का क्षेत्र है और ख़ासतौर पे ग्वालियर चंबल का क्षेत्र है, यहाँ पे हीट वेव का अलर्ट मौसम विभाग की तरफ से जारी किया है। और ये कहा है कि राजस्थान की ओर से जो गर्म हवाएं आ रही हैं वो सीधे तौर पे मध्य प्रदेश में आ रही हैं, जिसकी वजह से तापमान में वृद्धि हो रही है और लू चलने की भी आशंका है। और कल भी देखा गया कि कल भी छतरपुर और नौगांव और दमोह का जो रीजन है यहाँ पे सबसे ज़्यादा गर्मी देखने के लिए मिली है। भोपाल और उससे आसपास के जो क्षेत्र है, छिंदवाड़ा है, शाजापुर है, यहाँ पे बारिश और
कुछ जिलों में तो ओले तक गिरे। तो यानी कि मध्य प्रदेश में 2 सिस्टम एक्टिवेट है, एक तो राजस्थान से आने वाली गर्म हवाएं, दूसरी बंगाल की खाड़ी से जो सिस्टम एक ट्रफ लाइन मध्य प्रदेश से होकर गुजर रही है, जिसको भोपाल, विदिशा, रायसेन आसपास की जो जिले कवर कर रही है, उससे बारिश हो रही है। और कल भी भोपाल में बारिश हुई है और मौसम विभाग का ये कहना है कि अगले 2 से 3 दिन तक ऐसा ही सिस्टम बना रहेगा। यानी कि मध्य प्रदेश में कहीं धूप, कहीं लू के आसार बनेंगे और कहीं पे बारिश और ओले की गिरने की स्थिति बन जाएगी। ठीक है, तो अगले 2 से 3 दिनों तक ऐसा ही मौसम बने रहने की संभावना है। बहुत बहुत शुक्रिया विवेक तमाम जानकारी के लिए। बात कर लेते हैं लोकसभा चुनावों की। देखिए, लोकसभा चुनाव के चौथे चरण की वोटिंग से पहले एक बार फिर नेताओं में तल्ख बयानबाजी हो रही है। हैदराबाद में प्रचार के लिए पहुंची बीजेपी नेता और अमरावती से बीजेपी उम्मीदवार नवनीत राणा ने बहुत ही तल्ख बयान दिया है। उन्होंने ओवैसी भाइयों पर जोरदार वार करते हुए कहा कि अगर 15 सेकंड के लिए पुलिस हटा ली जाए तो छोटे और बड़े को ये पता नहीं लगेगा कि कहां से आया और कहां को गया। ये तीखी टिप्पणी नवनीत राणा ने 2013 में एक सभा के दौरान अकबरुद्दीन ओवैसी ने भड़काऊ भाषण दिया था दरअसल, और अकबरुद्दीन ओवैसी ने देश के पुलिस और सिस्टम को खुलेआम चुनौती दी थी। और इसी बीच ये बड़ा बयान अब नवनीत राणा की तरफ से निकलकर सामने आ रहा है। छोटा भाई बड़ा भाई ना, छोटा और बड़ा। छोटा बोलता है कि पुलिस को 15 मिनट हटा दो तो हम दिखाएंगे, बोले कि क्या कर सकते हैं। छोटे को मेरा कहना है तेरे को 15 मिनट लगेंगे छोटे, और हमको सिर्फ 15 सेकंड लगेंगे। 15 सेकंड पुलिस को हटाया, 15 सेकंड अगर पुलिस को हटाया तो छोटे को बड़े को ये पता नहीं लगा कहां से आया और कहां को गया। सिर्फ 15 सेकंड लगेंगे हम लोगों को जिस दिन हम मंच पे आ गए। तो नवनीत राणा ओवैसी भाइयों पर हमलावर नजर आई। साथ ही साथ अकबरुद्दीन ओवैसी ने क्या भड़काऊ भाषण दिया था वो भी हम आपको सुनवा देते हैं। हम 25 कौड़ है ना, तुम 100 कौड़ है ना, ठीक है। तुम तो हमारे से इतने ज्यादा है, 15 मिनट के लिए पुलिस को हटा लो, बता लेंगे किसमें हिम्मत है, कौन ताकतवर है। देखिए, मध्य प्रदेश में 4 चरणों में चुनाव होने हैं, जिसमें से 3 चरणों का चुनाव मतदान संपन्न हो चुका है। ऐसे में एमपी में तीसरे चरण के मतदान के आंकड़े चुनाव आयोग ने जारी कर दिए। जहां एमपी में कुल मतदान 73% के आसपास रहा, तो वहीं वीआईपी सीटों पर बम्पर मतदान हुआ है। विदिशा में 74, गुना में 72, तो राजगढ़ में सबसे ज्यादा 76% मतदान हुआ है। हालांकि महिलाओं का वोट प्रतिशत केवल 63% ही रहा। तीसरे चरण के तहत बैतूल में भी वोट डाला गया था, लेकिन एक दुर्घटना की वजह से अब बैतूल के 4 मतदान केंद्रों पर 10 मई को फिर से वोट डाले जाएंगे। चुनाव आयोग ने दोबारा मतदान को लेकर कार्यक्रम जारी कर दिया है। 10 मई को चारों पोलिंग बूथ पर सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक वोटिंग होगी। दरअसल बैतूल में ईवीएम ले जा रही एक गाड़ी में आग लग गई थी, जिसमें कुछ ईवीएम को भी नुकसान पहुंचा था, और अब 4 पोलिंग बूथ पर रीपोलिंग का फैसला लिया गया है। चुनाव आयोग द्वारा बैतूल के 4 मतदान केंद्रों पर अब 10 मई को फिर से वोट डाले जाएंगे, और चुनाव आयोग ने दोबारा मतदान की जो पूरी जानकारी है वो जारी कर दी है। 10 मई को चारों पोलिंग बूथ पर सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक वोटिंग होगी। बलरामपुर से तड़का खाड़ जा रही खाद से भरी पिकअप पलटी। पिकअप में सवारी बैठाकर ले जा रहा था ड्राइवर, और हादसे में 2 बच्चों समेत 6 ग्रामीण घायल। घायलों को कराया गया जिला अस्पताल में भर्ती। तो देखिए, बड़ी दुर्घटना की जानकारी बलरामपुर से मिल रही है। बलरामपुर से तड़का खाड़ जा रही खाद से भरी पिकअप पलट गई। पिकअप में सवारी बैठकर ले जा रहा था ड्राइवर, और हादसे में 2 बच्चों समेत 6 ग्रामीण घायल हो गए हैं। वहीं घायलों को अब जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, और अब उनका उपचार जारी है।
जम्मू कश्मीर के हटिवाड़ा में मजदूरों से भरी एक नाव झेलम नदी में डूब गई। हादसे के वक्त नाव में 9 मजदूर सवार थे, जिनमें से 7 मजदूरों को तो बचा लिया गया, लेकिन 2 मजदूर लापता हो गए, जिनको ढूंढने के लिए एसडीआरएफ, पुलिस और स्थानीय लोगों ने सर्च ऑपरेशन चलाया। बताया जा रहा है कि नदी की दूसरी ओर ये मजदूर काम कर रहे थे और नदी को पार करने के लिए नाव में सवार हुए थे। इसी दौरान हादसे का शिकार हो गए। बोट थी, उसमें 8 नॉन लोकल्स थे और एक लोकल भी था। उन्होंने आधा क्रॉस करके अनफॉर्चुनेटली वो कैप्साइज हो गई थी, उसमें 9 के 9 बंदे नीचे गिर गए हैं। तो लेकिन फॉर्चुनेटली यहाँ पे और भी लोग कुछ काम कर रहे थे, उन्होंने उनको रेस्क्यू करके 6 को बचाया और 2 अनफॉर्चुनेटली मिसिंग हैं। वो दोनों नॉन लोकल है, दे आर फ्रॉम यूपी। बट अभी एज ऑफ नाउ एसडीआरएफ, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन, पैरामिलिट्री फोर्सेस, एसडीआरएफ एंड सिविल एडमिनिस्ट्रेशन, they are on the rescue and hopefully we are going to listen good news very soon. और अब अगली खबर धार से। धार जिले के कुक्षी में बीते दिनों सफेद साड़ी वाली अज्ञात तांत्रिक महिला ने शहर में सनसनी फैला रखी थी। तांत्रिक महिला अपनी बेटी और बेटे के साथ भोली भाली महिलाओं को झांसे में लेकर उनके घरों की परेशानियों से मुक्ति दिलाने और रुपयों को दोगुना करने का लालच देकर ठगी की वारदात को अंजाम दे रही थी। इस सनसनीखेज मामले में कुक्षी पुलिस उस समय हरकत में आई जब ठगी का शिकार हुई एक महिला ने अज्ञात सफेद साड़ी वाली महिला गैंग की रिपोर्ट की। कुक्षी पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए इस मामले का खुलासा किया और यह बताया कि एक महिला समेत 2 युवक क्षेत्र में इस तरह की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। पुलिस ने अब तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। तो जालसाजी की थी, उसमें अभी तक इनसे 2.5 लाख रुपए के करीब बरामद हो गए। साथ में सोने की चेन, सोने का मंगलसूत्र और चांदी की पायजेब, रमजोल, कंदोरा आदि सामग्री भी जब्त हुई है। अभी लगातार इनसे पूछताछ की जा रही है और प्रखंड में बेचना जारी है। जो मुख्य आरोपी महिला है सुलमाबाई है। ये डिकठान क्षेत्र जो राताखेड़ी गाँव है, रातीखेड़ा गाँव के रहने वाली है, सादलपुर थाना लगता है। और इसी के एक लड़का विजय है जो इसके साथ में शामिल है, साथ में इसकी बहन रईसा बाई। ये तीनों ने मिलकर यह अपराध किया। छत्तीसगढ़ में आज जारी होंगे 10वीं और 12वीं के नतीजे। दोपहर 12:30 बजे जारी होंगे नतीजे। माध्यमिक शिक्षा मंडल अध्यक्ष रेणु पिल्ले घोषित करेंगी परिणाम। आचार संहिता की वजह से इस बार शामिल नहीं होंगे छत्तीसगढ़ के शिक्षा मंत्री। लेकिन इस वक्त की ये बड़ी खबर है कि आज छात्राओं का जो इंतजार था वो खत्म होने वाला है। 10वीं 12वीं के नतीजे पहले ही जारी कर दिए जाते, लेकिन बाद में जानकारी ये निकलकर सामने आई कि छत्तीसगढ़ में तीसरे चरण का मतदान पूरा हो जाए, उसके बाद नतीजे जारी किए जाएंगे। इसी सिलसिले में आज की तारीख, आज 10वीं और 12वीं के नतीजे जारी कर दिए जाएंगे। दोपहर 12:30 बजे जारी होंगे नतीजे और माध्यमिक शिक्षा मंडल अध्यक्ष रेणु पिल्ले घोषित करेंगी परिणाम। और अब इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए हैं खोमन साहू मेरे साथ। खोमन, आज 10वीं और 12वीं के छात्राओं का लंबा इंतजार खत्म होने जा रहा है, क्या कुछ अपडेट्स है उस पर? देखिए, निश्चित तौर पर अंजलि 12:30 बजे छात्र छात्राओं का इंतजार खत्म होने जा रहा है, क्योंकि माध्यमिक शिक्षा मंडल 12:30 बजे रिजल्ट जारी करने वाला है। 10वीं के छात्रों ने करीब 3,82,000 से ज़्यादा छात्र छात्राओं ने परीक्षा दी थी। इसके अलावा अगर 12वीं की बात की जाए तो 12वीं में 2,54,000 से ज़्यादा छात्र छात्राओं ने परीक्षा दी थी। जब रिजल्ट दोपहर 12:30 बजे रेणु पिल्ले जो है वो जारी करेंगी, माध्यमिक शिक्षा मंडल ने इसके लिए बड़ी तैयारी की है। बड़ी तैयारी इस तरीके से की है, अगर छात्र छात्राओं को रिजल्ट संबंधित कोई समस्या होगी तो उन्होंने माध्यमिक शिक्षा मंडल ने एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया है। उसको देखकर जो है छात्र छात्रा जो भी परीक्षा से संबंधित परेशानियां होंगी 104 नंबर पर कॉल करके परेशानियों को दूर कर सकते हैं। दूसरी ओर अगर बात की जाए तो परीक्षा संबंधित कोई दिक्कत ना हो, छात्र छात्राओं को रिजल्ट संबंधित कोई दिक्कत ना हो, इसके लिए कहीं ना कहीं काफी महत्वपूर्ण मूल्यांकन किए गए हैं। 2 दौर में मूल्यांकन किए गए हैं अंजलि। करीब 18,000 जो शिक्षक है उन्होंने मूल्यांकन किए हैं। तो कुल मिलाकर समझा जा सकता है एक तरीके से मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने छात्र छात्रा को बधाई भी दी है एक तरीके से। दूसरी ओर जो उनके पेरेंट्स हैं उनको सुविधाएं पूरी उपलब्ध करवा दी गई है। आज 10वीं और 12वीं के छात्राओं के लिए बड़ा दिन है। 12:30 बजे तक नतीजे जारी कर दिए जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया खोमन तमाम जानकारी के लिए। देखिए